हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाइड्रोलिक मशीन के आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मशीन के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम ये बातें करेंगे आपसे। बिल्कुल आराम से समझिएगा इस चीज को। हाइड्रोलिक मशीन में हमने आपको बताया था इंपैक्ट ऑफ जेट, पहला चैप्टर हम लेके चले थे, ठीक है। इस इंपैक्ट ऑफ जेट में हमने बोला था दो कंडीशंस होंगे, या तो ब्लेड फिक्स होगा या तो ब्लेड मूविंग होगा, ठीक है ना। दो कंडीशंस हमने आपको बोले थे कि या तो ब्लेड फिक्स होगा या तो ब्लेड मूविंग होगा, ठीक है। ब्लेड फिक्स में हमने चार केसेस बताए थे, आपको याद है। जब प्लेट वर्टिकल था, प्लेट इंक्लाइन था, प्लेट कर्व था और सेंट्रली जेट टकरा रहा था और प्लेट के एक एंड पे जेट टकरा रहा था। ये चार केसेस हमने आपसे डिस्कस किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आया उसमें हमने आपसे डिस्कस किया जब ब्लेड मूविंग कंडीशन में था, उस कंडीशन की बात की थी। नहीं, इसमें हमने डिस्कस कर दिया था प्लेट वर्टिकल था, प्लेट इंक्लाइन था और प्लेट कर्व था। अब हम आपका प्लेट कर्व पे ही जब ब्लेड टेंजेंशियली आ रहा है जेट, तब की बात करने जा रहे हैं। नहीं, मतलब ये होगा आपका मेरे ख्याल से फोर्थ केस। नहीं, ये होगा फोर्थ केस। बिल्कुल आराम से समझिएगा इसको। ये लिखते हैं फोर्स exerted by moving blade, force exerted by jet on curved plate, when plate is unsymmetrical, प्लेट जो है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। एंड जेट स्ट्राइक्स एट वन एंड, जेट जो है वो एक एंड पे टकरा रहा है आगे से। ये केस हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़े आराम से समझिएगा इस चीज को। इस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑल एक्चुअल केस की तरह है, इस कारण से यहां पे आप वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखिएगा। ये सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैकेनिकल ब्रांच है आपका तो आपको तो ये पावर प्लांट में भी पढ़ना है, स्टीम पावर प्लांट में। इसी कारण से इस डायग्राम को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक कर्व प्लेट है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक कर्व प्लेट है। प्लेट सिमेट्रिकल भी हो सकता है, प्लेट अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहां पे अनसिमेट्रिकल प्लेट की बात की जा रही है। अब ये अनसिमेट्रिकल प्लेट का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल प्लेट क्या होता है ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहां बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, छोटा प्लेट बनाते हैं। समझना, जेट जो है वो कुछ ऐसे आ रहा है इसके ऊपर, ऐसे। कितने स्पीड से, V1 स्पीड से। V1 स्पीड से जेट जो है वो चला, मतलब नोजल जो है वो कहीं यहां रखा हुआ है, ठीक है ना। कितने एंगल पे चला ये देख लो ध्यान से। एक एंगल मान लेते हैं यहां पे, ये जो है ये यहां से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल, अल्फा एंगल। और स्पीड कितनी है, V1। तो V1 किसकी स्पीड है, अगर किसी ने पूछ दिया V1 स्पीड है किसकी, तो V1 जो है ये है आपका वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट की वेलोसिटी है कहां पे, इनलेट साइड में, जहां से इन कर रहा है, जहां से प्रवेश कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, ध्यान रखिएगा। V1 जो है वो है वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। क्लियर। और इसी तरीके से अगर अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा जो है वो नोजल का एंगल है, कि कितने एंगल पे नोजल को होल्ड किया गया है। समझ में आता कि नहीं, एंगल ऑफ नोजल, ठीक है ना। तो अल्फा को कहते हैं नोजल एंगल। अच्छा, हर टरबाइन में नोजल नहीं होता है,
हर टरबाइन में हम नोजल यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे टरबाइंस में हम नोजल यूज करते हैं, बहुत सारे टरबाइंस में हम नोजल की जगह पे डिफ्यूजर यूज करते हैं, सॉरी गाइड वेन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम नोजल या गाइड वेन एंगल, नोजल और गाइड वेन एंगल, नोजल और गाइड वेन एंगल कहते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, V1 हो गया वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, अल्फा हो गया नोजल और गाइड वेन एंगल। क्लियर, आगे देखिए ध्यान से। लेकिन ये V1 से टकरा नहीं पाया, इससे क्यों नहीं टकरा पाया V1 से? क्योंकि इसके पास पहले से कुछ स्पीड था, इसके पास पहले से ऑलरेडी कुछ स्पीड था ब्लेड का, ये था U1। तो इस U1 को कहते हैं ब्लेड की पेरिफेरल स्पीड। तो जब जेट की बात करेंगे तो जेट V1 और U1 के रिजल्टेंट से टकराएगा। देखना ध्यान से, तो रिजल्टेंट जो है वो मैंने बोला क्या कि इस पे टेंजेंट बनाते हुए पास कर रहा है रिजल्टेंट, इसी कारण से मैंने ड्रॉ नहीं किया था और कोई बात नहीं था। ठीक है ना, देखो यहां पे मतलब ये जो वेलोसिटी है ये है आपका U1, समझिएगा ध्यान से, ये है आपका U1, ये है U1 और ये जो है ये है आपका VR1। ये रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे जेट टकराएगा। जेट चला तो था V1 से, लेकिन ब्लेड के पास चूंकि पहले से U1 स्पीड थी, कल हमने आपको बताया था V1 माइनस U1 कर रहे थे बार बार, लेकिन V1 और U1 इस कारण से कर रहे थे कि दोनों का डायरेक्शन सेम था, डायरेक्शन सेम या अपोजिट रहे तो ये काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि एंगल पे है इसी कारण से आपको ट्रायंगल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होता है वो रिजल्टेंट दिखाता है, तो यहां पे हमने रिजल्टेंट दिखाया है VR1। क्लियर, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। तो ये हो गया V1, U1, VR1 एंड थीटा। तो आगे की कहानी लिखते हैं U1। U1 क्या है? ब्लेड पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड कहां पे? एट इनलेट, ब्लेड पेरिफेरल स्पीड एट इनलेट, ब्लेड की इनलेट पे पेरिफेरल स्पीड है। ठीक है ना, और इसी तरीके से अगर हम बात करें VR1, तो VR1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी है VR1। VR1 जो है वो है इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर सा कंसेप्ट होगा यहां तक मेरे ख्याल से? ठीक है, अब एक थीटा एंगल है, तो ये जो थीटा है ये ब्लेड की एंगल है, कहां पे? इनलेट पे। तो थीटा जो है वो है आपका ब्लेड एंगल, ब्लेड एंगल एट इनलेट, एट इनलेट। सारे टर्म्स क्लियर हो गए? ठीक है, V1, U1, VR1, अल्फा, थीटा, बहुत जरूरी है ये चीज। अब देखो यहां पे ये जो V1 है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक X कंपोनेंट, एक Y कंपोनेंट। V1 का दो कंपोनेंट होगा, एक X और एक Y। ठीक है ना, अब देखो एक बार, देखना, ये है आपका X कंपोनेंट, ये तो इस X कंपोनेंट को किससे दिखाएंगे? V1 कॉस अल्फा, V1 कॉस अल्फा। और ये जो Y कंपोनेंट है ये होगा V1 साइन अल्फा। तो Y कंपोनेंट को हम चाह रहे हैं यहां दिखा देना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हो जाएगा V1 साइन अल्फा। ये जो X कंपोनेंट है यही शाफ्ट में वर्लिंग लाता है। क्लियर, इसी कारण से इसे कहते हैं हम वर्ल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? वर्ल वेलोसिटी। और ये होता है फ्लो वेलोसिटी, यहां से हम डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इस वेलोसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई कह दे VW1 क्या है, तो आप बताना VW1 जो है वो है आपका वर्ल्ड वेलोसिटी, वर्ल्ड वेलोसिटी कहां पे? कहां पे? एट इनलेट, एट इनलेट, वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट। और अगर हम बात करेंगे VF1,
तो VF1 जो है वो है आपका फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी कहां पे? एट इनलेट। फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। तो ये हो गया आपका VW1 एंड VF1। क्लियर? तो इतने टर्म्स हमें पता चल गया और इसके साथ ही आपका इनलेट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये जो इनलेट ट्रायंगल था ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आउटलेट ट्रायंगल पे। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस पे टेंजेंट बनाते हुए निकलेगा, ये आप ध्यान रखना बस खाली। ये है आपका VR2। VR2 VR1 है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, और अगर VR2 की बात करेंगे तो VR2 होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहां पे? कहां पे? एट आउटलेट। रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। क्लियर? अब देखो ये जो VR2 है ये तो रिजल्टेंट होगा ना। VR2 जो है वो तो रिजल्टेंट होगा। किसका होगा रिजल्टेंट? V2 एंड U2 का रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट होगा? V2 एंड U2 का। तो देखो यहां पे ये है V2, ठीक है, ये क्या है आपका? V2, और ये है आपका U2। ये जो आपको दिख रहा है ये है U2। अब यहां पे सारे टर्म्स को एक बार डिफाइन करेंगे हम, बिल्कुल आराम से। V2 और U2 का रिजल्टेंट हो गया। VR1 और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल था उसे हमने कहा था ब्लेड एंगल एट इनलेट। ठीक है, तो VR2 और हॉरिजेंटल के बीच का जो एंगल होगा फाई, इसे हम कहेंगे ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ब्लेड एंगल एट आउटलेट। आप बोलोगे सर क्या थीटा और फाई बराबर नहीं हो सकता? हमने बोला बिल्कुल हो सकता है। थीटा और फाई बराबर अगर हो गया इसका मतलब हुआ कि ब्लेड जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर थीटा और फाई बराबर हो रहा है इसका मतलब यह होता है कि ब्लेड जो है वो सिमेट्रिकल है। क्लियर? अभी तो ब्लेड अनसिमेट्रिकल है। तो यह है आपका ब्लेड एंगल। ब्लेड एंगल एट आउटलेट। आउटलेट पे ब्लेड एंगल है फाई। क्लियर? VR2 हो गया। अब U2 की बात करते हैं। तो U2 जो है वो आपका है क्या? ब्लेड पेरिफेरल स्पीड। ब्लेड पेरिफेरल स्पीड कहां पे? एट आउटलेट। ब्लेड पेरिफेरल स्पीड एट आउटलेट। और V2 जो है यह आपका अब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। समझते चलिएगा ध्यान से, ठीक है ना? ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। बीटा जो है वो है आपका एंगल ऑफ अब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान से, V1 का दो कंपोनेंट आया था, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को कहा था वर्ल्ड वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट को कहा था फ्लो वेलोसिटी। यहां भी सेम कहानी रिपीट होनी है। थोड़ा सा पेशेंसली देखिएगा इस चीज को। अब ये जो है ये सेम कहानी हम रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, सब तब समझ में आएगा। इस V2 की अगर बात करेंगे तो ये एंगल बीटा है, तो इधर भी बीटा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये V2 कॉस बीटा, और ये हो जाएगा V2 साइन बीटा की बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एंगल बीटा है तो अल्टरनेट कोण भी बीटा होगा। तो इसको हमने बोल दिया VW2। देखना, इसे हमने कह दिया VW2, वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। VW2। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये, इसे हमने कह दिया VF2, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। इसे हमने कह दिया फ्लो वेलोसिटी, इसे हमने कह दिया वर्ल्ड वेलोसिटी। तो अगर कोई पूछ दे VW2 क्या है तो आप बताएंगे वर्ल्ड वेलोसिटी। कहां पे? एट आउटलेट।
और अगर कोई पूछ दे VF2 तो ये आपका फ्लो वेलोसिटी, कहां पे? एट आउटलेट। अब समझिएगा ध्यान से, ये सारे टर्म्स हो गए, इनलेट एंड आउटलेट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहां पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, अब इसकी बात समझो। हमें यहां पे पहला चीज कैलकुलेट करना है फोर्स, फिर बात करना है वर्क डन पर सेकेंड, फिर बात करना है एफिशिएंसी। इतने बातें अपने को यहां पे करनी है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फोर्स। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? फोर्स की। Fx इक्वल्स टू होता है m डॉट इंटू V1x माइनस V2x, ये होता है ना। Fx बराबर m डॉट इंटू V1x माइनस V2x। अब m डॉट क्या होगा? m डॉट होगा रो इंटू एरिया इंटू, याद है लास्ट क्लास में लिखा था v माइनस यू, दैट वाज रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? VR1। तो यानी रो ए VR1 m डॉट हो गया। अब हम बात करते हैं V1x, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहला चीज तो ये देखो कि इसमें टकराने वाली वेलोसिटी कौन सी है? V1 ना, V1 तो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जिससे चला था। क्या टकराने वाली वेलोसिटी U1 ना, टकराने वाली वेलोसिटी कौन है? VR1। तो VR1 इधर जा रहा है, इसका आपको x कंपोनेंट चाहिए। VR1 का आपको चाहिए x कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका VR1 cos थीटा। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? VR1 cos थीटा। हौच पौच मत कर देना सब कुछ। VR1 cos थीटा, तो यहां लिख दे V1x इक्वल्स टू VR1 cos थीटा। अब VR1 cos थीटा को एक बार गौर से देखो, ये है VR1 cos थीटा। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये पूरा कितना है? VW1। ये कितना है? U1। तो क्या हो जाएगा? VW1 माइनस U1। ये हो गया आपका V1x। ध्यान रखिएगा, ये क्या आ गया? V1x। क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आपको चाहिए V2x। तो V2x इक्वल्स टू हो गया, आ गया, इधर आइए, इधर आइए। देखो ये है VR2, ठीक है। अब देखना, अगर ये फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, ये एंगल भी फाई होगा। तो ये हो गया आपका VR2 cos फाई। नहीं हो गया क्या? VR2 cos फाई। लेकिन कहां से कहां तक? यहां तक, ये पूरा हो गया VR2 cos फाई। अब जब ये पूरा है VR2 cos फाई, तो ये क्या होगा? U2 प्लस VW2। क्या होगा? U2 प्लस VW2। तो यहां लिख दीजिए U2 प्लस VW2। ठीक है। अब हमने यहां मान लिया लेट U1 इक्वल्स टू U2 इक्वल्स टू U। अब हम बात करते हैं फोर्स। Fx इक्वल्स टू m डॉट, तो इसकी जगह लिखते हैं रो ए VR1। m डॉट की जगह पर हम लिख दिया रो ए VR1। V1x तो क्या हो जाएगा? VW1 माइनस U1, ठीक है ना। और V2x माइनस V2x तो क्या हो जाएगा? माइनस V1x माइनस V2x। लेकिन 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 यहां पे तो एक माइनस साइन भी तो आनी चाहिए। क्यों माइनस साइन आनी चाहिए? क्योंकि अगर हमने इस डायरेक्शन को प्लस मान रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? माइनस। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे एक एडिशनल माइनस साइन, इसको छोड़िएगा नहीं। तो ये हो गया प्लस, क्या हो जाएगा? U2 और प्लस VW2। अब देखो यहां पे हमने क्या बोला है कि U1 और U2 बराबर क्या है? U। तो जैसे ही U1 और U2 बराबर है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब Fx बराबर क्या हो जाएगा? Fx इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस VW। ये हो गया आपका Fx। समझ में आ बात? ये हो गया आपका Fx।
लेकिन ये एफएक्स तब हुआ है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ये तब हुआ है जब इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, कह सकते हैं आप, या बीटा कह दो, इफ बीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर बीटा 90 से ज्यादा होगा, इफ बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो एफ एक्स बराबर आप निकाल के देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस से, कोई अलग प्रोसेस नहीं, रो ए वी आर वन, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। और अगर बोलोगे सर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो फिर वी डब्ल्यू टू 0 हो जाएगा। तो फिर स्पेशल टरबाइन हम आपको पढ़ाएंगे, फ्रांसिस टरबाइन, तो फिर वहां पे इस चीज को डिस्कस करके दिखाएंगे। जब फ्रांसिस टरबाइन पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज को हम डिस्कस करके आपको दिखाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। चलो अब देखो यहां पे, अब समझना ध्यान से, हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड W। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू, एफ एक्स इंटू यू, दैट इज वर्क डन। तो W इक्वल्स टू हो गया एफ एक्स, कितना, रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस लिखते हैं वी डब्ल्यू टू और इंटू यू, ये हो गया आपका वर्क डन। ये हो गया आपका वर्क डन, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। अब देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझिएगा, अगर किसी ने बोला एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, अगर किसी ने बोल दिया एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बराबर होता क्या है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, क्लियर। अब यहां पे आउटपुट आपको पता है कितना, रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, और बाय इनपुट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम डॉट इंटू वी वन स्क्वायर। तो ये हो गया इसकी एफिशिएंसी, कितना सिंपल सा चीज था, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। तो ऐसे करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए एक और लेते हैं टॉपिक, ठीक है, एक और है फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन है, एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन सीरीज ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना, सीरीज ऑफ ब्लेड्स पे लगाया गया फोर्स हम बात कर रहे हैं। अब बड़े आराम समझिएगा इस चीज को, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लेड है, मान लो रनर है पहले, ठीक है, इस रनर पे हमने क्या किया है, ब्लेड्स लगा दिए, ये है एक रनर, इस रनर पे हमने क्या किए हैं, ब्लेड्स लगा दिए हैं। ये हमने लगा दिए ब्लेड्स, ठीक है। अब इस पे हम भेज रहे हैं जेट को, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जेट आ रहा है v स्पीड से, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अब मान लो सपोज ये ब्लेड जो है ये u स्पीड से चल रहा है ऑलरेडी, कितने स्पीड चल रहा है, u स्पीड से, ठीक है। तो अगर हमें यहां पे एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स बराबर तो फिर वही बात लिखेंगे,
एफ एक्स बराबर क्या, एम डॉट इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स। अब यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अभी तक हम एम डॉट में लिख रहे थे रो इंटू एरिया इंटू वो वेलोसिटी जिससे टक्कर मार रहा है, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है। अब मान लो मेरे हाथ में छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत सारे, लगभग 10 पत्थर हैं, ठीक है। और क्या है कि मान लो कि हमारे और तुम्हारे बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है या 5 मीटर का डिस्टेंस है, और हम तुम्हें पत्थर फेंक के मारे, तो क्या 20 के 20 पत्थर लग जाएंगे? संभव नहीं है, थोड़े बहुत जो है वो गिर जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नजदीक से मारे तो पॉसिबल है कि पूरे 20 के 20 टकराए। तो यह माना गया है कि नोजल जो है वो रनर के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल, मतलब जितना पानी आया नोजल से वो पूरा का पूरा पानी जेट को टक्कर मारा। इसका मतलब यहां पे हम मान रहे हैं रो ए वी वन एम डॉट की वैल्यू। तो ये आपको याद रखने पड़ेगा, नहीं, टू बी रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। टू बी रिमेंबर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। v1 x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, तो v1 से जेट चला था, u1 ब्लेड के पास पहले से था, तो क्या हो जाएगा v1 माइनस u, ये हो गया v1x। v2x, अब टकराने के बाद पानी ब्लेड में थोड़ा ना चिपक गया, पानी तो टेलरस के थ्रू नदी में चला जाएगा, तो इसका मतलब v2x की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां पे v, इसकी जगह पे v1 लिख दे, ज्यादा बेटर रहेगा ना। v1 क्यों लिखे, v लिख देते हैं, नहीं v लिख देते हैं। इन सारे वैल्यूज को वहां पुट कर दीजिए तो fx निकल जाएगा। अब ये fx कितना आ गया, तो fx आ गया m डॉट, तो ये हो गया रो ए v1 इंटू v1x इंटू क्या हो गया v1x। तो v1x कितना है, v माइनस u माइनस v2x, तो v2x की वैल्यू हो गई 0। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख दे, fx इक्वल्स टू रो ए वी इंटू वी माइनस यू, ये हो गया आपका fx, रो ए वी इंटू वी माइनस यू, ये हो गया फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा। क्या निकालना है, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू यू, W इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू। तो W इक्वल्स टू हो गया एफ एक्स रो ए वी इंटू वी माइनस यू और इंटू यू। क्लियर? W इक्वल्स टू हो गया रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू यू, ये हो गया आपका वर्क डन पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं यहीं पे एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू हो गया आउटपुट रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू यू बाई हाफ एम डॉट और इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम डॉट इंटू वी स्क्वायर। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू हो गया रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू यू बाई हाफ एम डॉट, कितना हो गया, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो रो ए वी कैंसिल, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू वी माइनस यू इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर, अपॉन वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हो गई एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। तो इसे कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कल भी बताया था, कंडीशन फॉर
मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होगा, अब हम ये जानने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से सोचिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कल भी मैंने आपको बताया था, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो क्या लिखेंगे, डी एफिशिएंसी अपॉन डी यू दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो होना चाहिए तभी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। करिए डिफरेंशिएशन यहां पे, तो डी बाई डी यू रहने दीजिए, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू अंदर कर दीजिए, तो उसको वी यू माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो टू अपॉन वी स्क्वायर आ गया बाहर, वी यू वी माइनस टू यू दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हम कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज v minus 2u equals to 0. So u equals to v by 2. क्या लिख सकते हैं, u equals to v by 2, ठीक है ना। मतलब अगर ब्लेड की स्पीड जेट के स्पीड का हाफ होगा, मतलब समझो ध्यान से, अगर ब्लेड का स्पीड जेट के स्पीड का हाफ होगा, तो उस केस में हम बात करें, अगर उस केस में अगर हम बात करने जाएं तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब हम बात करते कितनी होगी, अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल्स टू, देखो ये भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखो यहां पे पुट करो, तो 2 इंटू वी माइनस यू है, तो वी बाई 2 लिखते हैं, और यहां पे भी हो गया v बाई 2, और बाई क्या है, v स्क्वायर। देखो ध्यान से, बाई में क्या है, v स्क्वायर, तो हमने यही टर्म यहां लिख दिया। तो जैसे ही लिख दिया तो ये 2 और 2 हो गया कैंसल, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल्स टू, देखो यहां पे एक v से एक v ऐसे कैंसिल हो गया, ये हो गया v स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई 2। तो इसका मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी आ गई, 50%। 50%। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ये सब जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस किया जाए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जाए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये समझो ध्यान से कि एक टैंक है, ठीक है, और डिफ्लेक्टर भी है। टैंक और डिफ्लेक्टर दोनों एक साथ की बात कर रहे हैं, नहीं क्लियर। देखो यहां पे आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रॉली, किसी फ्रिक्शनलेस ट्रॉली के ऊपर इसको रख दिया गया है, क्लियर। आगे देखो, द टैंक इश्यूज वाटर जेट, ठीक है, वाटर जेट निकल रहा है टैंक से, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ध्यान रखना, विच स्ट्राइक्स द डिफ्लेक्टर टर्न बाई 45 डिग्री। डिफ्लेक्टर जो है वो 45 डिग्री पे है, उससे टकरा रहा है, ठीक है ना, निकला टकरा गया 45 डिग्री पे जेट ऑफ वाटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट लिविंग द डिफ्लेक्टर इज 4 मीटर पर सेकेंड, जेट की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्चार्ज इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द फोर्स रिकॉर्डेड बाय द स्प्रिंग विल बी, फोर्स कितना रिकॉर्ड करेगा स्प्रिंग, ये निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, रो ए, ठीक, आप निकाल भी सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, या नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो यू शुड आस्क, सर कहां से आ गया, यह समझ में आ गया, क्लियर है तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, रो ए वी इंटू कॉस थीटा।
अब एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4। आपको v की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहां लिख दीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद रो आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो आप यहां से एफ एक्स नहीं निकाल सकते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू 0.4 इंटू 4 कॉस 45। तो कॉस 45 की वैल्यू आपको मेरे ख्याल से पता है, दैट इज 1/√2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200√2, 200√2 न्यूटन। क्लियर? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था वैल्यू पुटिंग था। चलिए आगे बढ़े, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट। लीजिए क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बड़े आराम से क्वेश्चन देखते चलना है। क्या कह रहा है, अ हॉरिजेंटल वाटर जेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 mm स्क्वायर। वेलोसिटी दे रखा है आपको कितना 10 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको कितना 10 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर, स्ट्राइक्स अ फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन के नॉर्मल रखा गया है, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, द टोटल फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द जेट कितना लगेगा, ठीक है, टोटल फोर्स कितना लगेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, तो रो की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर 3, एरिया 10 mm स्क्वायर, ध्यान रखना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है, 10 mm स्क्वायर ना, सॉरी mm का मतलब होता है ना, सॉरी गलत लिख दिए, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दे सीधा, 10 टू पावर -6 सीधा लिख देते हैं, mm है ना, मीटर mm स्क्वायर है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 mm इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है, और इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 3 1 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 1, दैट इज 1 न्यूटन। कैलकुलेशन कितना सिंपल सा था ये दिखे, सिर्फ और सिर्फ क्या था माइनस प्लस में दिक्कत कर दी तो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार देखने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आपको एफ एक्स निकालना है, आपको एफ वाई निकालना है, आपको एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करते हैं एफ एक्स की, अगर हम बात करते हैं एफ एक्स की, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा एम डॉट इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स, यही होगा ना, एफ एक्स बराबर एम डॉट इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स। अब अपना काम क्या है, वी वन एक्स और वी टू एक्स की वैल्यू पुट कर देना। तो अगर हम बात करेंगे वी वन एक्स, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो यहां पे v, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है v, और एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी भी v है, देखो ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहां भी v और यहां भी v। तो इसका मतलब अगर हम fx की बात करेंगे तो fx की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि v1x और v2x दोनों की ही वैल्यू 0 है, बिल्कुल ध्यान रखिए, दोनों की ही वैल्यू कितनी है 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, fy, तो fy इक्वल्स टू हो गया m डॉट इंटू v1y माइनस v2y। अब देखो v1y और v2y की कहानी, इनिशियली पाइप हॉरिजेंटल है, फाइनली भी पाइप हॉरिजेंटल है, तो अगर आप v1y हमसे पूछें तो हम तो कहेंगे y में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, सब x में है, बीच में जो भी हो दैट इज ही मैटर, v2y कोई वेलोसिटी ही नहीं है 0, तो इसका मतलब fy की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो fx और fy दोनों की ही वैल्यू 0 हो गई।
क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका इंपैक्ट ऑफ जेट कंप्लीट हुआ। इस पे हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, बिल्कुल ध्यान रखिए। ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपसे एक नॉमिनल फी चार्ज किया गया है। ये क्लास आप ऐप पे देख रहे हैं, बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स के। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये जान लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे डिटेल में, इस पे हम डेरिवेशंस भी करेंगे, इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टरबाइन। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले क्लास से। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।